नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। हरियाणा पर हिंसा का दाग लग चुका है। नूंह में दंगे की ऐसी साजिश रची गई कि अब इसकी आंच आसपास के जिलों तक पहुंच गई है। हरियाणा को अलर्ट पे रखा गया है। नूंह के हालात पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। नूंह को लेकर चंडीगढ़ में भी बैठकों का दौर जारी है। सरकार इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। दूसरी तरफ अगर नूंह हिंसा के गुनहगारों को बेनकाब करने की बात है तो इसके लिए भी तमाम कोशिशें तेज कर दी गई हैं। अब तक इस मामले में पूरी 21 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। नूंह के इस मामले में अब तक 5 लोगों के मौत की खबर है। 20 से अधिक लोग घायल हैं। सवाल यह है कि दंगा भड़काने की साजिश आखिर किसने की? क्या सिर्फ मोनू मानसरोवर की यात्रा को लेकर जो अफवाहें फैलाई गई, जो वीडियो वायरल किया गया, क्या हिंसा भड़काने की एकमात्र यही चीज थी या इसके आगे कई साजिशें पहले से रची जा रही थी? बिग न्यूज बिग शो में आज हम इन्हीं सभी सवालात का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। परत दर परत खोलकर आपको बताएंगे कि जो हमारी तहकीकात है उसमें क्या हकीकत सामने निकल कर आई है। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले देखिए बिग न्यूज बिग शो की ये बिग रिपोर्ट। हरियाणा के नूंह में सोमवार को दंगाइयों ने शहर में हिंसक तांडव किया। गोलियां चलाईं, पत्थर फेंके और जगह जगह आगजनी की। आशंका जताई जा रही है कि हिंदू संगठनों की धार्मिक यात्रा के दौरान साजिश के तहत उपद्रव किया गया ताकि पूरे हरियाणा की शांति भंग की जा सके। आसमान छूती आग की लपटें उस साजिश की गवाही दे रही हैं जो हरियाणा के नूंह में रची गई। अमन और शांति के दुश्मनों ने शहर के कई हिस्सों में इसी तरह आग लगाई और जमकर बवाल मचाया। नूंह में हिंदू संगठनों की ब्रज मंडल यात्रा को निशाना बनाया गया। भीड़ की शक्ल में आए उपद्रवी हथियारों से लैस थे। जब तक कुछ लोग समझ पाते तब तक इलाके के हालात बेकाबू हो गए। एक तरफ पथराव और आगजनी से दहशत फैल गई। अब आपको नूंह बवाल की पूरी कहानी समझाते हैं और हिंसा के बाद क्या कदम उठाए गए ये भी बताते हैं। दरअसल नूंह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान 2 गुटों में हिंसा और झड़प हो गई। झड़प के बाद उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। उपद्रवियों ने पथराव भी किया। पुलिस और उपद्रवियों में जमकर झड़प हुई। उपद्रवियों ने कई सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। निजी वाहनों को भी भीड़ ने निशाना बनाया। नूंह के बाद सोहना में भी उपद्रवी भड़क गए। सोहना के अंबेडकर चौक पर उपद्रवियों ने पथराव किया। अंबेडकर चौक पूरी तरह जाम कर दिया गया। नूंह, गुरुग्राम, रेवाड़ी, सोहना और फरीदाबाद में धारा 144 लागू की गई। नूंह में इंटरनेट सेवाएं 2 अगस्त तक बंद हैं। नूंह के मंदिर में फंसे लोगों का देर रात रेस्क्यू किया गया। नूंह जिले में चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई। स्कूल, कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थान बंद किए गए। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से मदद की अपील की। प्रदेश सरकार की मांग के बाद नूंह में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाला। हरियाणा के अन्य जिलों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिंसा पर दुख जताया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की। दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया। नूंह को जिस तरह हिंसा की आग में झोंका गया उससे साफ है कि दंगाई पहले से ही प्लान बनाकर बैठे थे।
ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या पुलिस के पास कोई इनपुट नहीं था? क्या इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल हो गया? LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? क्या ब्रजमंडल यात्रा को लेकर सुरक्षा के आधे अधूरे इंतजाम थे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा में हिंसा किसके इशारे पर भड़काई गई? आखिर भीड़ को आगे करने की साजिश किसने रची? ये सब कुछ तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। सूर्य समाचार के लिए नूंह से अनिल मोहनिया की रिपोर्ट। तो ये एक लबोलबाब था। कल से लेकर आज तक जो घटनाक्रम हुआ है वो इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आज इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हम चर्चा करेंगे। कल हमने तहकीकात की थी, आपको अंदर की बात बताई थी, इनसाइड स्टोरी बताई थी कि ये किस तरीके से प्लानिंग के तहत ये सब हुआ, लेकिन क्यों हुआ ये एक बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं सूरजपाल अम्मू। बहुत बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर आपका। जी धन्यवाद। सूरजपाल अम्मू को हमेशा आप एक क्रांतिकारी नेता के तौर पर देखते हैं और एक समुदाय विशेष का ध्यान रखते हैं, करणी सेना के अध्यक्ष हैं। तो आज आपसे हम जानेंगे कि ये सब जो हो रहा है इसके मायने क्या हैं। लेकिन उससे पहले हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहा है। नूंह में हिंसा एक साजिश थी और अगर उस साजिश थी तो मुख्यमंत्री साहब अब उस साजिश को बेनकाब करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको सुनेंगे और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल जो 31 तारीख को नूंह में घटना हुई, बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उच्च अधिकारियों को, DGP साहब, ADG CID, ADGP लॉ एंड ऑर्डर और अन्य आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत वहाँ रवाना किया। दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटनाएं हैं। घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। अब काफ़ी मात्रा में मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहाँ से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहाँ पहुँच चुकी हैं। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास FIR हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, अभी तक जानकारी है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 पुलिस के कर्मचारी हैं और 3 सिविलियन हैं। इन सब को चाहे जानी नुकसान अथवा माली नुकसान है, इन सब को मुआवजा ज़रूर दिया जाएगा। और मैं अपील भी करता हूं कि जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जनता के सब लोग शांति बहाल करने के लिए आगे आए। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी शांति कमेटी की जो एक मीटिंग की है, उसके अनुसार मैं आशा करता हूं कि सब लोग शांति बनाने में और सहयोगी होंगे और आगे कोई स्थिति न बिगड़े, इस प्रकार का सुनिश्चित जरूर। तो मुख्यमंत्री साहब को आपने सुना, कहा कि किसी भी तरीके से जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और जिनका नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ये जो जख्म है सूरजपाल अम्मू जी, ये जख्म मुआवजे से भर जाएंगे? जख्म तो जख्म है सर, मुआवजे से भर जाएंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी को चिंता है और मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिनका नुकसान हुआ उनकी भरपाई की जाएगी। परंतु मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि एक षड्यंत्र,
एक षड्यंत्र के तहत ये सब हुआ, और निश्चित तौर पे वो षड्यंत्रकारी कौन है? क्या ये वही लोग तो नहीं है जो 1992 के दंगों में जिन्होंने गायों के गले में जलते हुए टायर डाल दिए? क्या ये षड्यंत्रकारी वो तो नहीं है जब साइबर क्राइम की टीम ने मेवात के अंदर सैकड़ों की तादाद पर साइबर ठगों को पकड़ा और उन्होंने पुलिस को पर हमला किया? क्या वो षड्यंत्रकारी तो नहीं है जिन्होंने साइबर थाने को फूंक दिया? क्या ये वो षड्यंत्रकारी तो नहीं है जो नूह का विधायक आज जो अपने सर पे टोपी लगाकर 2 दिन से लगातार घूम रहा है? 2 दिन से पहले मेरे को उसके सर पे टोपी नजर नहीं आई थी, परंतु आज जिस प्रकार से वो अपनी कौम का रक्षक बन रहा है, क्या एक विधायक का दायित्व तो नहीं है कि अपने क्षेत्र के अंदर, अपनी विधानसभा के अंदर सौहार्द को बनाए? क्या इस षड्यंत्र के पीछे वो परिवार तो नहीं है जिन्होंने निकिता तोमर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी? एक्चुअल में जख्म जो हुए हैं, इन जख्मों के जो निशान है ना, 92 के जख्म हम अभी भूले नहीं मुकेश भाई। हमारे मेवात के सारे मंदिर तोड़ दिए गए थे। मुझे याद है, मैं उस समय स्वामी चिन्मयानंद और स्वर्गीय बहन सुषमा स्वराज जी के साथ मैं मेवात के दौरे पर था। मैं उस समय युवा मोर्चे में हुआ करता था। उस समय भी मैंने मेवात के हालात देखे, परंतु ये हालात उससे बदतर हैं। हजारों लोगों को बंधक बनाकर जिन लोगों ने सैकड़ों गाड़ियों को आग लगा दी, घर फूंक दिए, क्या ये षड्यंत्र नहीं है? आपकी जो भावनाएं हैं हमारे सर आंखों पर, और आप जो कह रहे हैं हम इसको सबको तर्कसंगत मानते हैं। हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर जुड़े हैं कंवरपाल गुज्जर साहब। गुज्जर साहब, सरकार आपकी है हरियाणा में, नूह भी हरियाणा में ही आता है, पुलिस प्रशासन आपका है। ये जो वीडियो वायरल किया गया एक कि वहाँ पर मोनू मानेसर आएगा और उससे धार्मिक भावनाएं भड़की, ऐसा एक समुदाय का कहना है। उस समुदाय के कई वीडियोस आए, वो आज भी हम आपको दिखाएंगे, जिन्होंने सड़क पर सिलेंडर लगा रखे थे और कहा था कि आज तो हम बदला लेके रहेंगे जुनैद का। तो उस वक्त क्या आप लोगों को ये समझ में नहीं आया कि कल क्या होने वाला है? और अगर समझ में आ गया था तो आपने उनको रोकने के लिए क्या प्रयास किए? जो मोनू मानेसर है वो अपराधी आदमी है, उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड है, और मैं समझता हूं कोई भी इतना बड़ा अपराधी जो भगौड़ा है तो वो स्वयं ही वीडियो डाल के कहेगा कि मैं आऊंगा, तो ये कोई संभव बात नहीं थी कि आने वाला था। ये तो वैसे ही बहाना बने रहे। अब कोई भी ना वो आया और ना वो आ सकता था, उसको पता था कि पुलिस उसके पीछे लगी है तो उसको अरेस्ट करने के लिए, तो वो स्वयं क्यों आएगा? अब तक तो भगौड़ा बने आया वो। तो ये तो केवल एक बहाना है, इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है और बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन अभी हमारी आप जो प्राथमिकता है राजपूत जी, वो प्राथमिकता है शांति स्थापित करना, और काफी हद तक उसमें हम सफल हैं। अभी बिल्कुल शांति है वहाँ, और मैं समझता हूँ समाज में बड़ी संख्या जो है वो सज्जन लोगों की है जो शांति चाहते हैं, और अब वो लोग सक्रिय हैं दोनों पक्ष के, तो निश्चित तौर से शांति ही रहेगी आगे आने वाले टाइम में भी। लेकिन कुछ लोग ऐसे दुर्जन लोग होते हैं जो इस चीज का फायदा उठा के अफवाहें फैला के और समाज में को लड़ाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर से एक टाइम में वो इसमें सफल रहे और उन्होंने इस प्रकार का किया। अब ऐसी कोई परिस्थितियां थी, एक फिल्म आई थी कंवरपाल साहब, मंत्री जी, एक फिल्म आई थी, उसका नाम था खलनायक। खलनायक की भूमिका में था संजय दत्त। मैं कहूँगा अम्मू जी को भी स्क्रीन पर लेकर आए, आप दोनों ने वो फिल्म देखी होगी। तो संजय दत्त कहते हैं कि मैं जेल से भागूंगा, तो जेल वाले जो सारे उसके पीछे लगे हुए थे, पहले जेल की दीवारों को मजबूत करने में और भाग ना पाए उसमें लगे रहे, और वो सोया रहा और भागा नहीं। तो क्या कुछ ऐसा ही काम मोनू मानेसर ने किया अम्मू जी? मेरे को जहाँ तक मेरी जानकारी है, हाँ, मोनू मानेसर कोई भगोड़ा नहीं है। अच्छा, जहाँ तक मेरी जानकारी है। मंत्री जी की जानकारी क्या है मुझे नहीं पता, आपकी जानकारी के मुताबिक क्या है? मेरी जानकारी के मुताबिक राजस्थान पुलिस ने भी उसको क्लीन चिट दी है। अच्छा, और हरियाणा में कोई उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है पर्टिकुलर केस को लेकर, इस केस को लेकर ऐसा कुछ नहीं है। मोनू मानेसर ने क्या कहा क्या नहीं कहा, उसके एवज में मेवात के कितने लोगों ने कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग मुकेश जी किया, और ऑडियो और वीडियो दोनों वायरल की। उन वीडियोस को आपके पास भी है, मेरे पास भी भरा पड़ा सोशल मीडिया। उन्होंने किस प्रकार के चैलेंज दिए, किस प्रकार की गालियों का
शब्दों का दुरुपयोग किया, वो अपने लोगों के लिए क्यों नहीं कहते? चलिए, क्योंकि अभी चर्चा शुरू हुई है नहीं, और आज बहुत सारे खुलासे बाकी हैं। सर कांग्रेस का विधायक कहता मोनू मानेसर, अरे तुम कांग्रेस के लोग विधायक अपने को भी लोगों जोड़ क्यों रहे नहीं कहते? हैं। सर, ये आज की तारीख में जो नूह में जो घटनाक्रम हुआ है, यकीन मानिए पूरे हिंदुस्तान का जो मीडिया जगत है या जो बाहर का मीडिया जगत इसको कवर कर रहा है, उसमें ये सबसे बड़ा शो है। और आप हमारे साथ हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मंत्री जी हमारे साथ हैं, हम विधायकों को भी जोड़ेंगे। लेकिन ये जो मोनू मानेसर है, ये है कौन? अगर किसी को ये कंफ्यूजन है तो एक रिपोर्ट के जरिए हम दिखा रहे हैं, और फिर मोनू मानेसर पर और जो लोग कल गाड़ियां जला रहे थे, लोगों के हाथ पांव तोड़ रहे थे, उन पर बात करेंगे। मोनू मानेसर कौन है, पहले इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के नूह में सोमवार को ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान हिंसक बवाल हुआ। इस पूरे विवाद में मोनू मानेसर का नाम सामने आया है। नूह में यात्रा से पहले उसने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया था। मोनू की इसी वीडियो को नूह में हुए हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मोनू मानेसर ने लोगों से बजरंग दल के सदस्यों की ओर से निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील की थी। हालांकि इलाके के लोगों ने इस पर गुस्सा जताया और मोनू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई थी। सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम भी यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। मोनू मानेसर का पूरा नाम मोहित यादव है। वे मानेसर का रहने वाला है। 5 महीने से फरार चल रहा है। जुनैद नासिर हत्याकांड में वांटेड। 16 फरवरी को जुनैद नासिर की हत्या हुई थी। मोनू पर किडनैपिंग के बाद हत्या करने का आरोप। जुनैद नासिर को जिंदा जलाने का आरोप। मोनू मानेसर 12 साल पहले बजरंग दल से जुड़ा। पिछले कुछ सालों से गौ तस्करों से मुठभेड़ में मुख्य चेहरों के तौर पर सामने आया है। मोनू गौ संरक्षण टास्क फोर्स का भी सदस्य है। यात्रा के रास्ते में 3 जगहों पर लगभग 1000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। इसके बावजूद हिंसा जारी रही। पुलिस ने बताया कि करीब 5 किलोमीटर दूर युवकों के एक ग्रुप ने जुलूस को रोका। इसके बाद झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते ये झड़प पत्थरबाजी में बदल गई। आगजनी भी होने लगी। अब नूह में हुई हिंसा के लिए असली जिम्मेदार कौन है? क्या इसके पीछे मोनू मानेसर का ही हाथ है या कुछ और? ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। सूर्य समाचार के लिए नूह से अनिल मोहनिया की रिपोर्ट। तो सूरजपाल अम्मू जी, ये मोनू मानेसर जी थे। इनके बारे में हमने आपको पैकेज दिखाया जी, इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपकी भावनाएं मेरे को इनको देखकर काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर लग रहा है, लेकिन ये कोई दूध के धुले नहीं लग रहे हैं। राजस्थान पुलिस जो है इनकी तलाश में है, भगोड़े हैं। 2 लोगों को जीप में जला दिया था, ऐसा आरोप है ये, अभी साबित नहीं हुआ है। कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। शमशेर सिंह गोगी जी, आपसे मुखातिब हूँ। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसको कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखती है? नमस्कार। देखो, मंत्री जी बता रहे हैं, अम्मू जी बता रहे हैं भाई ये षड्यंत्र हुआ है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं षड्यंत्र हुआ है। तो षड्यंत्र तो वही करेगा जिसको इसका फायदा होगा। ये काम करवाने से किसको कितना फायदा होता है ये जनता सब जानती है। और मैं कहता हूँ भी 5 महीने से आप कह रहे हो कि मोनू मानेसर भगौड़ा है। हरियाणा में तो 5 महीने पहले हकोका का एक कानून बन गया था
फिर उसका फायदा क्या है? अगर मोनू मनेसरी पुलिस नहीं पकड़ सकती तो पुलिस दंगे कैसे बचाएगी? थोड़ा सा और भी बहुत सारी जी वीडियो गोगी है। जी, फरीदाबाद का कोई थोड़ा सा आदमी जो आप है। बातचीत करें ना, बिल्कुल एक खुला मंच है, ईमानदार मंच है, तो ईमानदारी से बात कीजिए। आपने कहा कि ये जो पूरा दंगा हुआ है इसका फायदा किसको मिलेगा? तो आप क्योंकि कांग्रेस के हैं तो आपका इशारा होगा कि भाजपा को मिलेगा। तो भाजपा के लोग, जो लोग जा रहे होंगे शिवलिंग पर जल अभिषेक करने के लिए, उनको पिटवा कर, उनकी गाड़ियां जलाकर किस तरीके से फायदा उठाएंगे? क्योंकि उनसे तो उनकी छवि खराब होगी कि आपकी सरकार है जी, आपकी सरकार के दौरान ही हमको पीट रहे हैं, तो कैसे फायदा हुआ? आप नहीं, आप मेरी बात सुनो पूरी। हाँ भाई 2 दिन पहले वीडियो आती है और फरीदाबाद से चलते समय कोई बिट्टू नाम का आदमी है, वो भी वीडियो डालता है। क्या क्या बोलता है वो बोलने लायक नहीं है। और ये धंधा किसका है ये सारा देश जानता है, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का ये बिजनेस है ना, वही ये काम करते हैं। और यात्रा में इतने हथियार लेके, मैं कहता हूँ पूजा के लिए आपने जाना है तो जल लेके जाओ, प्रसाद लेके जाओ, हथियार लेके कहाँ जा रहे हो? क्या खतरा था? और अगर खतरा था तो क्या सरकार का इंटेलिजेंस फेल हो गया था? सरकार को वहाँ चौकस होना चाहिए था। वीडियो सरकार ने भी देखी होंगी। बात ये नहीं है, देश के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो सब जानते हैं और ये करवाया जा रहा है। इसका मैसेज क्या है? भाई कोई भी अगर दंगाई है उसको आप पकड़ नहीं सकते हो। एक पक्ष के लोगों को चलिए, आप और व्यवहार आपकी है, जो दूसरे बातों लोगों का के साथ लबो और लबाब व्यवहार। है वो मैं भी समझ गया, अम्मू साहब भी समझ गए होंगे और कंवरपाल मैं गुज्जर तो- साहब भी मैं समझ तो गए खुल होंगे। के कह एक रहा बार हूं, इनका लबो रिएक्शन ले लबाब लेते हैं। नहीं। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं इनका रिएक्शन ले लेते हैं, नहीं, आप क्योंकि मेरे को एक बात तो सरकार कहने दो जी। आगे सुन तो लो। आप पूरी बात सुनेंगे आपकी। जब सरकार तक है ही नहीं। सरकार होती तो अपने नागरिकों को ऐसे लड़वा के नहीं मरवाती। सरकार ना होने की वजह से ये लोग मरे हैं। जितने लोग मरे वो सारे भारतीय हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को, इस्तीफा देना चाहिए इनको। अब ये कह रहे हैं षड्यंत्र है, ऐसे नरेटिव तैयार किया जा रहा है ताकि पूरे इलाके में और दूसरे एरिया में भी ये दंगे फैलें। इस तरह का काम अगर मुख्यमंत्री और सत्ता में बैठे हुए लोग करेंगे तो षड्यंत्र का पहले इनको क्यों नहीं पता चला? इसका मतलब इंटेलिजेंस फेल होगी, सरकार फेल होगी। चलिए, सरकार की तरफ ये से इस तरह वरिष्ठ का काम नहीं कैबिनेट करना मिनिस्टर चाहिए। हैं गोगी आपने जी। ही- गोगी जी सुन लीजिए ना, अब मैं और आप तो बहस मैं- करते रहेंगे और मैं घंटों कहता तक हूं- चलती रहेगी, मैं कहता लेकिन हूं अभी मुख्यमंत्री का ये बयान जो ही बिग सुन लिया न्यूज मैंने। बिग शो है, इसका सबसे बड़ा मंच है। ये सरकार के मिनिस्टर हमने आपकी बगल में बिठा रखे हैं, जो एक समुदाय विशेष के लिए हमदर्दी रखते हैं, उनको साथ में बिठा रखा है। तो इनसे जवाब ले लेते हैं ना। आरोप आपने लगा दिया, अब जवाब लेने दीजिए। अमू साहब पहले आपके पास आ रहा हूं और फिर गुज्जर साहब आपके पास आएंगे। बहुत गौर से मैं गोगी साहब आपको सुन रहा था। बहुत प्यारे विधायक हैं और अब दमदार विधायक हैं, आप अच्छा बोलते हैं और सीधा बोलते हैं। परंतु आज मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं आपके ऊपर राहुल गांधी का दबाव है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ब्रजमंडल यात्रा पहली बार नहीं हो रही, लगातार होती है, हर बार होती है। परंतु मामन खान जो आपका विधायक साथी है कांग्रेस का, जिसने विधानसभा के अंदर मोनू मानेसर को जान से मारने तक की धमकी दी, और उसमें आप और आपके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय विधानसभा में बैठे हुए थे। उस मोनू मानेसर के खिलाफ हरियाणा के अंदर कोई मुकदमा नहीं है, मोनू मानेसर कोई भगोड़ा नहीं है। एक बात, सरकार में तीनों के तीनों विधायक मेवात से कांग्रेस के आते हैं। मामन खान इंजीनियर जिसने विधानसभा में धमकी दी, आफ्ताब अहमद जिसने 92 के दंगों के दौरान गायों के गले के अंदर जलते हुए टायर डाले, और तीसरा इलियास जो 1992 के अंदर उसी नूह के अंदर विधायक थे जब वहां दंगे हुए। गोगी साहब, इतिहास मेरा बड़ा मजबूत है, मैं पढ़ के आता हूं। किसको फायदा होगा? सरकार अपने लोगों को मरवाएगी, सरकार पुलिस को मरवाएगी, सरकार अपने लोगों को कौन से यात्रा में ऐसे लोग थे जो हथियार लेकर चले? मैं आपके लोगों को बताऊं, अरे घरों की छतों के ऊपर कई पत्थर, भारी भारी पत्थर रखकर पत्थरों की वर्षा हो रही है और आप देखकर अनदेखा कर रहे हो। अरे कहीं तो सच बोलो सर, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं गोगी साहब, परंतु इसका मतलब ये नहीं जो आप कहोगे हम सुन लेंगे।
पत्थरों से मारा गया, हमला किया गया है। वहां पर 3000 लोगों को बंधक बनाया गया है। 7 घंटे तक गाड़ियों को धू करते हुए जलाया गया है। पूरा विश्व देख रहा है गाड़ियों को। ये गाड़ियां क्या कांग्रेस के विधायक को नहीं दिखती? क्या आपके विधायकों को नहीं दिखती जो उस क्षेत्र के विधायक है? क्या उनको शांति बहाली के लिए आगे नहीं आना चाहिए? हमारे लोगों को मार रहे हो, हमारी गाड़ियां जला रहे हो, हमारे घरों को आग लगा रहे हो, और फिर हमसे कह रहे हो कि किसका बिजनेस है? बिजनेस उन लोगों का है जो वहां विधायक है। बिजनेस उन लोगों का है जो वहां गोकसी करते हैं। हम नहीं करते हैं काम। गोगी साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इस विषय पर मैं राजनीति नहीं करना चाहता, परंतु नुकसान हरियाणा का हुआ है, देश का हुआ है और हमारा हुआ है जी। हम लोग पीड़ित हैं, हम अल्पसंख्यक हैं मेवात के अंदर। गोगी साहब, चलिए, आप पीड़ित हैं और वो भी अपने आप को पीड़ित हम बता रहे संख्या के हैं। हम। गोगी जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन सरकारी पक्ष लेते हैं क्योंकि मंत्री जी हमारे साथ है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कैबिनेट मिनिस्टर साहब को भी एक बार स्क्रीन पे लाया जाए और जो ये कह रहे हैं वो सुनवाया जाए। गुज्जर साहब। मैं अम्मू जी को जी, कंवरपाल गुज्जर जी। देखिए, अभी गोगी साहब ने कहा कि 5 महीने पहले उसके खिलाफ मोनू मानेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है जी। तो सरकार ने पकड़ा क्यों नहीं? देखिए, मुकदमा दर्ज राजस्थान में है उसके खिलाफ। हम उसमें सहयोग कर सकते हैं अगर राजस्थान सरकार हमें कहेगी। पकड़ने का काम राजस्थान सरकार का है। दूसरी बात, ये यात्रा कोई पहली बार नहीं निकली, हजारों साल से यात्रा इसी प्रकार से निकलती आई, कभी कोई विवाद नहीं आया। अब की बार ये सारा विवाद होया। दूसरी बात, क्यों षड्यंत्र है इसमें? षड्यंत्र इसलिए है कि अगर 2 व्यक्तियों का झगड़ा होगा तो वही होगा, 4 का होगा, 10 का होगा, 100 का होगा, 500 का होगा, झगड़ा उसी स्थान पे होगा। लेकिन सारे जिले में अगर फैल जाएगा या 2-3 जिलों में अगर झगड़ा फैल जाएगा तो इसका मतलब साफ है कि उसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है, कोई ना कोई योजना बनाया कि उस झगड़े को कराया जा रहा। अगर ये इतना बड़ा झगड़ा होने लग रहा तो मेरा मानना है कि सारा का सारा एक षड्यंत्र है इसके पीछे है। जहां तक मम्मन खान जी की बात है, मैंने उस पर ऐतराज उस टाइम भी किया था जब मैं खड़ा था किसी विषय पे बोलने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं कि जब विधायक बोलागा तभी मंत्री खड़ा होगा, लेकिन बाद में भी मैंने कहा था कि मम्मन खान जी की जो भाषा है वो सही भाषा नहीं है। जो विधानसभा में बोल रहे वो ठीक तरीके से बात नहीं रख रहे थे। वो जिस प्रकार से उन्होंने रखी, मैं उससे संतुष्ट था, मैंने उस पर ऐतराज उस पर किया था। जी, चलिए, एक सवाल, क्योंकि हमें अभी सूचना मिली आपको किसी जरूरी मीटिंग में भी जाना है। जब मोनू मानेसर को लेकर राजस्थान सरकार ने केस दर्ज किया है तो क्या आपको नहीं चाहिए था कि आप भी मतलब सहयोग देने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें छानबीन करते कि वो दोषी है या नहीं है? और ये जो वीडियो उसने डाला और उसके बाद जो दूसरा समुदाय है उसका वीडियो सामने आया, तो जो पुलिस फोर्स वहाँ पे थी वो बेबस नज़र आ रही थी, वो अपनी जान बचाती नज़र आ रही थी। अभी मुख्यमंत्री को ही आपने सुना कि 2 होमगार्ड के जो जवान हैं उनकी जान चली गई, 3 आम लोगों की जान चली गई, हमारे रिपोर्टर की गाड़ी जला दी गई, उसका हाथ तोड़ दिया गया, और ऐसी गाड़ियों की संख्या सैकड़ों में है जिनको जला दिया गया, जिनका कोई कसूर नहीं था। तो उनकी रक्षा करने की जो जिम्मेदारी है वो तो हमने आपको दी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपकी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो सहमत हैं तो फिर आगे क्या कदम उठाएंगे? नहीं, देखिए, हमने सबसे पहला जो विषय, एक तो मोनू मानेसर के बारे में मैं कहूंगा, जो वीडियो उसने डाली जी, वो वीडियो कोई भड़काऊ वीडियो नहीं है जो इस प्रकार से जिसके ऊपर कहें कि हमने इतना बवाल खड़ा कर दिया। उस वीडियो में कोई ऐसा शब्द नहीं, मैंने अभी आपने दिखाई, मैंने तो आपकी देखी। हाँ। उसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है, भड़काऊ नहीं है वो इस प्रकार की जिसके ऊपर आदमी भड़क जाएगा इस बात के लिए कि भाई हम इतना बड़ा झगड़ा कर देंगे। तो मेरा मानना है कि ये इस प्रकार का झगड़ा का कोई ना कोई एक षड्यंत्र पहले से सोची समझी थी। जहां तक आपने कहा कि हमारी इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि पहले इस प्रकार का था नहीं कोई आभास कि इस प्रकार का कोई झगड़ा होगा, तो निश्चित तौर से कुछ इस प्रकार से रहा कि भाई ऐसा है नहीं। जहां तक आपने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है राजस्थान सरकार को सपोर्ट करने की, तो निश्चित तौर से अगर राजस्थान सरकार सपोर्ट मांगेगी तो हम निश्चित तौर से सपोर्ट करेंगे।
राजस्थान सरकार की, लेकिन क्योंकि एफआईआर उनके पास है, अगर वो रिपोर्ट मांगेंगे तभी तो करेंगे ना जी। जी, वो अब तो ऐसे तो नहीं गिरफ्तार कर सकते करने कि के लिए भी हरियाणा आए सरकार अपने थे, आप ही उनकी वो FIR पे काम गिरफ्तारी करना के लिए शुरू कर भी दे। आए थे, वो अगर सपोर्ट मांगेंगे तो लेकिन निश्चित वहां तौर ने से उनकी जनता मदद ने करेंगे। इकट्ठा होकर उनको भगा दिया राजस्थान पुलिस को। शायद आपके संज्ञान में नहीं है ये वाली बात। नहीं हुआ होगा एक बार ऐसा, जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन अगर वो सरकार से मदद मांगेंगे तो निश्चित तौर से सरकार मदद करेगी उनकी। जी इसमें फर्क है मुकेश जी। जी जी 37 राजस्थान पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर पुनाना थाने के अंदर मुकदमा दर्ज है इसी केस में, क्योंकि उन्होंने गो रक्षकों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया था, एक महिला के पेट पे लात मारी राजस्थान पुलिस ने, गहलोत सरकार की पुलिस ने, और पुनाना थाने में उसी राजस्थान पुलिस के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। जी, उल्टा कार्रवाई हमको हरियाणा पुलिस को करनी चाहिए। तो करो, मैं कर रहे हैं ना हम लोग। क्या क्या ये मोनू मानेसर का नाम बार बार लेकर जिस प्रकार से आप मुझको ये बताइए सर, कि जो मोनू मानेसर है उसको आप क्या दर्जा देना चाह रहे हैं? आप उसको क्यों हमें भगवान दर्जा बनाना देने चाह की रहे कोई हैं? जरूरत नहीं किसी को। हाँ। हम तो एक बात करें, जिस प्रकार से कल जो भी उपद्रवी है, जो भी उपद्रवी है, मोनू मानेसर करके या कोई फलाना उसको अमिताभ बच्चन बना रखा है। मैं कहता हूँ दंगे सोची समझी साजिश के तहत वहां के स्थानीय नेताओं के और वहां के बड़ी मस्जिदों के अंदर बैठ के प्लानिंग करने वाले लोगों के द्वारा किए गए। जो भी जुर्म कर रहा है वो मोनू मानेसर हो या कोई अहमद हो या वो जैकब हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो आदमी जुर्म कर रहा है उसके लिए आपकी जो सरकार है, आपका कानून है, वो कार्रवाई करे। उसको हीरो क्यों बना रहे हैं? आप कल से पूरे दिन से लगातार वहां का तांडव दिखा रहे हैं, और तांडव जो कर रहे हैं वो भी आपको दिख रहे हैं कौन है। कितनी छोटी छोटी उम्र के बच्चे जिस प्रकार की वहां गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं। अरे एक तो हीरो उनको हम सही थोड़ी ना ठहरा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं आपसे, उनको हम सही नहीं ठहरा रहे हैं। हमारी क्लास हम तो बार बार कह रहे हैं कि उन लोगों का क्या कसूर है जो वहां पे थे। क्लास लगाने की बजाय आप उनके नेताओं से पूछो, क्यों नहीं आता आज आफ्ताब अहमद चैनल पर, क्यों नहीं आता मामन खान आज चैनल के ऊपर, क्यों नहीं बोलते? चलो गोगी जी हैं हमारे साथ। गोगी जी, जो आपके विधायक हैं वो इस विषय पर बात करने से बच रहे हैं। बार बार हम फोन कर रहे हैं उनको, रिपोर्टर्स भेज रहे हैं कि हमारे साथ लाइव पे आ जाएं, फोन पे बात करें, लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका? देखो, ये आप कुछ भी कह सकते हो, मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि वो आ रहे कि नहीं आ रहे। मेरी बात एक है, मैं ये कहता हूं भी नुकसान किसी का हो, जान किसी की जाएगी तो भारतीय की। लेकिन मैं कहता हूं अगर सरकार ईमानदार है, उसकी कोई गलती नहीं है, और ये षड्यंत्र है, तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करा दो, मैं मान जाऊंगा कि ये ईमानदार हैं। ये सिर्फ पोलराइजेशन के लिए सब काम हो रहा है, और ये कोई यहाँ अकेले हरियाणा में नहीं हो रहा है। पहले जाति के नाम पे, अब धर्म के नाम पे। ये बुजदिल और कायर लोग होते हैं जो सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह ये के जो काम वोट करते हैं। पोलराइजेशन और की ऐसे बात लोगों है, को मैं सुनिए सर, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। गोगी जी सुनिए, ये जो वोट पोलराइजेशन की बात है, ये लगातार तकरीबन 25 साल का मेरा भी करियर हो गया है पत्रकारिता में। ये अपने सुविधा अनुसार हर एक राजनीतिक पार्टी करती है। अभी पिछली बार आप वोट पोलराइजेशन की बात हरियाणा में करते हैं कि जाट और नॉन जाट की कर दीजिए। तो जाट और नॉन जाट का जो पोलराइजेशन है वो कौन कर रहा था, और जाटों का नेता अपने आप को कौन बताता है? आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिनका ऑफिशियल बयान है। आप कहोगे तो अभी सुनवा देता हूं कि मैं पहले जाट हूं, उसके बाद मुख्यमंत्री हूं। आदरणीय अभय सिंह चौटाला जी, उनका बयान सुनवा देता हूं कि मैं पहले जाट हूं, उसके बाद फिर इनेलो का नेता हूं। तो ये पोलराइजेशन तो अपने हिसाब से आप सभी लोग करते हैं। कल भी मैं यही कह रहा था, राजनीति का ये वो हमाम है जिसमें आप सब नंगे हैं। आप मेरी बात को काटते क्यों? पूरी बात सुनो। मैं यहां कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे आपने मेरे को नहीं बुलाया है। अब मैं यहां अपनी इंसानियत के तौर पे बैठा हूं, और इंसान के तौर पे मैंने सबके लिए कहा है कि जो भी बुजदिल और कायर आदमी हैं वो ही
जाति और धर्म का सहारा लेके राजनीति करता है। यानी वरना नेता कि बनने के गोगी लिए साहब इसकी इसका जरूरत मतलब नहीं है। सर गोगी साहब एक सवाल है छोटा सा। ये इसका मतलब कोई मेवात के अंदर जिन हिंदुओं ये को बीच कूटा में गया, बताओ जिन ऐसे- हिंदुओं की गाड़ी जलाई गई, वो कमजोर हैं, या जिन्होंने जलाई वो कमजोर है? जिनकी गाड़ियां जली, जिनके चोट लगी, जिनको बंधक बनाया, गोगी साहब इंसानियत के नाते पूछ रहा हूं, बड़े भाइयों आप इंसानियत के नाते बताओ। मजा आ गया। अरे आप मेरी बात तो, सर आप इंसानियत के नाते मैं बता तो दो। ये कह रहा हूं, सर, वहां मैंने पर- तो पहले ही कह दिया, आपने मेरी बात, जी कहिए आप गोगी मेरी जी। बात तो सुनो। जी मैंने तो पहले कहा है भाई, किसी का नुकसान हो, कुछ भी हो, ये भारतीय का नुकसान है। जो भी मरेगा वो भारतीय है, जिसका नुकसान होगा वो भी भारतीय है, और इंसानियत का कत्ल हो रहा है यहाँ। इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये आपको अपनी अंतरात्मा से तय करो आप। सर 5 भारतीय मैं मार कहता दिए, हूं, 5 गलती भारतीय किसी की सर, भी हो। 2 हरियाणा पुलिस के होमगार्ड सर, और 3 भारतीय मारे ना। 3 नागरिक मार दिए सर। मारने भारतीय वाले 5 कौन भारतीय। है? वो भी किसने मारे भारतीय। सर? किसने मारे सर? मैं किसने कहता मारे? हूं, ये व्यवस्था पैदा कैसे हुई सर, है? किसने ना एक देश सर, के अंदर इंसानियत ऐसा के नाते सच नरेटिव बताओ, बना दिया किसने गया मारे है सर? कि क्यों मारे आदमी सर? को आदमी से वो नफरत यात्रा होने निकाल लगी है। रहे ये थे, पिछले वो कुछ सालों ब्रजमंडल में क्यों यात्रा हुआ है? में थे, पहले इसलिए हम 5 सदियों मारे से गए। यहाँ रह रहे थे, पहले तो कभी नहीं होता था। सर मतलब क्या बात कर रहे हो सर? ये अम्मू साहब, मैं सर वन वे मेवात ट्रैफिक के नहीं अंदर करता पहली बार हूं। दंगे हुए हैं क्या? मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं। आप क्यों योगी साहब मैं क्यों नहीं बोलूं? मैं क्यों चुप रहूं राजपूत सर? जी, मेरी बहस जो है वो मैं जनता के लिए बोल रहा हूं। मैं सर जनता की तरफ से बोल रहा हूं, मेरे लोग देखो, मरे मैं सर, आप लोग मरे सर, 5 भारतीय आप मरे। जनता की तरफ से बोल रहे हो, तो मैं भी जनता की तरफ से सर, बोल आप रहा चुने हुए हूं, प्रतिनिधि लेकिन मैं विधानसभा के जनता में अंदर किसी कांग्रेस की पार्टी का पक्षपात से प्रतिनिधित्व नहीं करते बोलता हो आप। हूं। सर कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हो आप तो मैं इंसानियत के नाते ये प्रतिनिधित्व तो बताओ, करता 5 लोग मरने वाले हूं, और जो कौन बात हैं? विधानसभा में कहता हूं वो भी सब जानते सर हैं। 5 मरने वाले कौन है सर, और मारने वाले कौन है बता दो सब सर। जानते हैं। सर 5 मरने वाले कौन है, मारने वाले कौन? मैं तो ये बता दो। भगवान से मारने वाले दोषी है, मरने वाले दोषी सर? मैं कहता हूं पांचों भारतीय, सर मारने वाला दोषी है, मरने वाला दोनों दोषी के सर? दोनों भारतीय हैं। सर मारने वाला दोषी है, मरने वाला? चलिए आप दोनों की जो सर गर्मा ये बोलने में गर्मा आपको गर्मी तकलीफ हो रही है, है, आप आप कहाँ इंसानियत दिखा रहे हैं सर? सुनिए आप दोनों की आप जो मेरी गर्मा बात- गर्मी है इसको दो- थोड़ा दो- सा, दो- क्योंकि दो- एक बार तो बोलो ना, आप जो दोनों मरे, आप- वो किसी के लाल थे। आप दोनों ही बहुत सम्माननीय हमारे मेहमान हैं, और इस चर्चा को हम इस तरीके से ये आप करेंगे भी कि इसका ऐसे तो कुछ बात- रिजल्ट आ सके। मंत्री जी मैं के बारे कह में रहा मैंने हूं- कहा था, मंत्री जी को थोड़ा जाना है एक मीटिंग में, मैं आप दोनों के पास वापस आ रहा हूं। मंत्री जी आपसे मेरा सवाल है, अभी आप मीटिंग में जा रहे हैं, लगातार सरकार के टच में हैं, लगातार मुख्यमंत्री जी के टच में हैं, डीजीपी साहब वगैरह से आपकी बातचीत हो रही होगी, तो ये जो आग लगी है हरियाणा में, इसको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, हमारा पहला जो लक्ष्य है वो वहाँ शांति स्थापित करना है। हमने 20 कंपनियां वहाँ ले ली, और हरियाणा में काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस बल भी हमने वहाँ स्थापित कर दिए। और मैं समझता हूँ कि जो सज्जन लोग हैं वो भी बाहर निकल रहे हैं, और वो भी इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि बिल्कुल जो है शांति हो भी गई है, और आने वाले टाइम में रहेगी शांति इसी प्रकार से। थोड़े दिनों में कर्फ्यू भी हट जाएगा, सारी वो भी हट जाएगी, और शांति स्थापित होगी। उसके बाद हमारा दूसरा है कि भाई जो लोग अपराधी हैं, जिन्होंने इस प्रकार का ये करने का प्रयास किया और ये काम सारा किया, तो उन लोगों को सजा दिलवाना, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना। तो हम किसी को भी ऐसे आदमी को बख्शेंगे नहीं जिसने इतना बड़ा उत्पात किया, इतना बड़ा जो अवस्था फैलाई समाज में, जो मनमुटाव पैदा किया, तो उसके खिलाफ निश्चित तौर से जांच करके उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जी, ये जो जांच होगी कौन कौन से लोगों के खिलाफ होगी, थोड़ा सा विस्तार से बता दें। 21 एफआईआर दर्ज हुई हैं इसमें अभी। नहीं, लोगों के सबके खिलाफ जांच होगी जो भी वहां थे, लेकिन जो अपराधी है और जो संगठित अपराध जिसने किया, जो इस षड्यंत्र के पीछे था, क्योंकि जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो पहली बार यात्रा नहीं कर रहे, लंबे टाइम से यात्रा कर रहे हैं। जैसा शमशेर सिंह गोगी जी ने कहा कि उनके पास हथियार थे, तो अगर उनके पास हथियार थे तो दोषी हैं, लेकिन अगर लोग केवल धार्मिक आधार पर यात्रा कर रहे तो फिर दोषी नहीं, दोषी फिर वो हैं जो झगड़ा करने आए, और जो झगड़ा करने आए तो फिर उनके खिलाफ ही होगी जांच, किसके खिलाफ होगी।
चलिए बहुत बहुत तो लड़ाई शुक्रिया, जो भी करने आया, बहुत मान बहुत लीजिए शुक्रिया गुज्जर साहब, आप सूर्य समाचार के साथ जुड़े और लगातार आपको आगे भी जोड़ते रहेंगे। अभी आपकी क्योंकि मीटिंग है तो इसलिए हम आपको विराम देते हैं। वापस हम लौट रहे हैं और जो दोनों पक्ष हैं हमारे पास, गोगी साहब भी भारत के नागरिक हैं और सूरजपाल अम्मू जी भी भारत के नागरिक हैं। और ये जो दो भारत के नागरिक हैं जो थोड़ी सी विचारधारा जिनकी अलग है, ये आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत काफ़ी गर्माहट वाली हो गई थी। दोनों से गुजारिश है कि आप तर्क के आधार पर जो आपके जहन में सवाल हैं वो एक दूसरे के साथ करें। इन दोनों को स्क्रीन पर लेकर आएँ। और अम्मू जी, आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि गोगी जी कह रहे हैं कि जो कल यात्रा में लोग गए थे, जो शिवलिंग पर जल अभिषेक कर रहे थे, उनके पास जल अभिषेक वाली हांडी नहीं थी, हथियार थे। ये हथियार आपने देखे थे गोगी जी? मैंने वीडियो देखी है जनाब। तो वो वीडियो आप हमें भी भिजवाने की कृपा कीजिएगा। अम्मू जी क्या कहेंगे आप? देखिएगा, मैं अभी मैं आपके बंदे को दे देता हूं। जी जी, ऐसा है, अभी दे रहा हूं मैं। अगर एक भी यात्रा में शामिल व्यक्ति के पास अगर हथियार आपको दिखा दो तो मैं आपके सामने आपके चैनल पर बैठकर आप ऐसे एक वादा कर रहा हूं, मैं लगातार कई वर्षों से आपके चैनल पर आपके साथ बैठता हूं जी। मैं चैनल पर बैठना बंद कर दूंगा और मैं सामाजिक संगठनों से त्यागपत्र दे दूंगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं 3000 सुन लीजिएगा, 3000 लोगों को बंदिक बनाकर रखा नल्लड़ रोड पर, जहां मंदिर है उस मंदिर वाले रोड पर कम से कम 30 से 40 गाड़ियों को जलाया गया है। अभी तक भी वहां पर सैकड़ों लोग लापता हैं जो अपने घर नहीं पहुंचे हैं। वहां पर बुजुर्ग महिलाएं, युवा बुजुर्गों को वहां पर तड़पते हुए देखा है, आपके चैनलों ने दिखाया है। परंतु जिन दंगाइयों ने जो गाड़ियां जलाई, शायद वो गोगी जी को नजर नहीं आई। जिन दंगाइयों ने दुकानें फूकी, एक हीरो मोटरसाइकिल का शोरूम था, उसमें से 150-200 मोटरसाइकिल निकाल के ले गए। एक वो चंदी हलवाई है अनाज मंडी के अंदर, उसके हलवाई की दुकान को लूट कर ले गए। 5 से 6 ज्वेलरी की दुकान वहां पर हिंदुओं की लूट ली गई। वहां पर ऐसी अनेक को अनेक दुकानें, सोहना के अंदर पूरा बाईपास चुन चुन कर जहां पर हिंदुओं की दुकानें थी उनको जलाया गया। बड़कली चौक पर सैनी समाज की और हिंदू समाज के लोगों की दुकानों को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी के और हिंदुओं के दुकानों को गोगी साहब चुन चुन कर जलाया गया है। आप अपने लोगों से पता कर लें, आपके तो वहां मित्र भी रहते हैं, आप बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं। वहां पर जो नंगा नाच हुआ है फिरोजपुर झिरका के अंदर, एक जाति विशेष सैनी समाज के लोगों की दुकानें जलाई गई हैं, उनके बाइक जलाई गई हैं। अरे क्या क्या बताऊं साहब मुकेश जी, हमारे पास पूरा डाटा है। हम जो आपके पास बैठकर रो रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके पीछे हमारा दुख है। चलिए एक सवाल मैं हमारा दुख है सर। गोगी जी से ले लेता हूं। गोगी जी, ये जो सूरजपाल अम्मू हैं ये काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और सर इमोशनली मैं क्रांतिकारी सोना भी का हैं। रहने वाला हूं सर, मेरे को मालूम है मेवात के हालात। बिल्कुल, मैं गया हूं, आप जहां पे रहते हैं सोहना में रहते हैं और वो इलाका बहुत इफेक्टेड है। गोगी साहब, ये अगर हम सूरजपाल अम्मू की या सरकार की या जो लोग यात्रा निकाल रहे थे इनकी हम मुखालफत करें तो उसकी वजह क्या ये हो सकती है कि ये लोग आज की तारीख में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके समर्थक हैं, कांग्रेस वालों से इनकी थोड़ी कम बनती है, कांग्रेस का जो वोट बैंक है इनकी तुलना में उस समुदाय के साथ ज़्यादा है, जो कल की घटना का आप कहें कि आरोपित माना जा रहा है, तो इस करके इनके खिलाफ बोलना पड़ रहा है या वाकई आप दिल से बोल रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि मैं आज एक आम नागरिक के तौर पर बैठा हूँ, इंसानियत के नाते बैठा हूँ? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आप मेरी बात सुनो। मैं अम्मू जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी मेरी बात को सुनो। मैं किसी व्यक्ति का, किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं इंसानियत का प्रतिनिधि हूं। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं। कोई गलत कर रहा है तो मैंने तो नहीं कहा भी उन्होंने गलत नहीं किया, लेकिन मेरा कहना यह है कि ये सरकार जो है, आप मोनू मनेसर की वीडियो दिखा रहे हो, एक बिट्टू नाम का आदमी है फरीदाबाद का, उसका वीडियो भी है। मैंने आपके जो पत्रकार हैं जो मेरे पास आए थे, रवि चंदेल, मैंने उसको भेज दी वो वीडियो।
उसमें आप देखो, उसमें आज तक नेशनल टीवी का भी हिस्सा है। आप एक ऐसा काम वहां पे हो रहा है और सरकार का, मैं किसी मतलब धर्म के या उसके चक्कर में नहीं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। जब सरकार को 2 दिन पहले पता चल गया तो सरकार ने 20 कंपनियां आज बुलाई, उस दिन क्यों नहीं बुलाई? क्यों लोगों को इकट्ठा होने दिया? वहां पे सरकार कहां थी? और ये ही चालाकी होती है सरकार की कि पहले चुप रहो, बाद में अब मैं कहता हूं शांति तो होगी। यहां सदियों से लोग इकट्ठे रह रहे हैं, आगे भी इकट्ठे ही रहेंगे, लेकिन कुछ लोगों का जो मकसद है, मेरे को ये बात कहने में, ये जो अम्मू जी तो इमोशनल आदमी है, ये बात और तरीके से करते हैं, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए इसका लाभ उठाते हैं उनके बारे में शायद मेरे भाई को पता नहीं है ज्यादा। उनका धंधा है ये, उनको तो इसी काम के ऊपर सरकार चलानी है, इसी धंधे पे मणिपुर से लेके यहां तक देखो क्या हो रहा है। मतलब कहीं भी कोई पंगा हो तो पंगा अगर मैं किसी के साथ झगड़ा करूंगा तो मैं अपने बेनिफिट के लिए करूंगा ना। मैं कहता हूं वहां पे दूसरे समुदाय ने भी अगर झगड़ा किया है, हो सकता है उसके पीछे उनका भी कोई स्वार्थ हो, लेकिन मैंने आपको वीडियो भेजी है, उसमें आप देखो कारों के अंदर कितनी करपाने पड़ी है, आप देखो जरा। और आज तक वाला जो है वो दिखा रहा है और उसका फिर माइक बंद करवाया जाता है, उसका कैमरा बंद करवाया जाता है। और बिट्टू एक फरीदाबाद का कोई आदमी है, मैं नहीं जानता कौन है, वो बहुत तगड़ा आदमी दिखाई दे रहा है उसमें। वो कह रहा मैं चल रहा हूं, और आगे की जो लैंग्वेज है वो आप खुद सुन लेना। और उसके बाद फिर कोई उकसाएगा, मैं कहता हूं भाई गलत हो रहा है, उन्होंने गलत किया, उनको ना तोड़ना चाहिए था, संयम से रहना चाहिए। जब एक आदमी इसका लाभ उठाने का काम कर रहा है तो दूसरे को अकल से काम करना चाहिए। वो अगर ठंडे रह जाते तो 2 मिनट में ये यात्रा आगे चली जाती, कुछ नहीं होना था। जी जी। आज क्योंकि पूरा जो नूह का मसला है, हाँ, नूह का जो मसला है आज पूरे हिंदुस्तान की मीडिया में गरमाया हुआ है, और सूरजपाल अम्मू जी को भी आज काफ़ी जगह जाना है। आखिरी टिप्पणी मैं आपसे चाहूँगा, पूरी ईमानदारी से चाहूँगा कि जो ये गोगी जी बात बोल रहे हैं, इनकी बात भी तर्कसंगत लग रही है मुझे तो। देखिएगा, गोगी जी एक पॉलिटिकल पार्टी के विधायक हैं, उनकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, वो उन सीमाओं को नहीं तोड़ सकते। परंतु मेरा एक अनुरोध है, गोगी जी आप बड़े भाई हो और मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आज से नहीं पिछले 15 सालों से मैं आपके संपर्क में हूँ। आप ये बताइएगा, नांगलोई के अंदर, मंगोलपुरी के अंदर, बनारस के अंदर, उज्जैन के अंदर जिस प्रकार से मुहर्रम के जुलूस के रूट बदल दिए जाते हैं, वहाँ पर पत्थरबाजी होती है, हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं, दुकानें तोड़ी जाती हैं, और वही हरकत मेवात में होती है। आप मणिपुर की बात के ऊपर इतना शोर राहुल गांधी बना रहे हैं, कल से सोनिया गांधी जी के, राहुल जी के और खड़गे साहब के मुंह में दही जमी हुई है। मैंने दीपेंद्र हुड्डा जी का भी बयान सुना है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बयान सुना है। शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने अपील की है, परंतु वहाँ के स्थानीय लोकल विधायक के मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, उन शब्दों को भी गोगी साहब सुनना चाहिए। मैं इमोशनल हूं, परंतु इमोशनल फूल नहीं हूं। क्या कह दिया वहाँ के विधायक? सुनिएगा, क्या कह दिया? मैं इमोशनल फूल नहीं हूं गोगी साहब। क्या कह दिया? मैं आंख कान नाक खुले रखता हूं। नहीं, मेरे को बताओ ना, मैंने नहीं, मैं बता रहा हूं सर, बता रहा हूं। मेरी ना उससे बात हुई है, ना मेरे को करें आप उससे बात, करें उससे बात। मैं तो उन्होंने चंडीगढ़ में था, मेरे को बुलाया सर, मैंने जो देखा मैंने आपको बता दिया। मैं आपने ठीक कहा, आपने ठीक कहा गोगी साहब। सारा दिन अब सारे भाईचारे में रहता हूँ, मेरे को तो कभी तकलीफ हुई नहीं किसी से। आपको मैं तकलीफ उसी को है जिसका स्वार्थ सिद्धि नहीं होती। मैं कह रहा हूँ गोगी साहब, परंतु जिन लोगों के बच्चे मर गए, जिन पुलिस वालों को गोलियां लग गई, एक अनिल इंस्पेक्टर, उसके पेट में 2 गोलियां लगी हुई हैं, वो मौत से लड़ाई लड़ रहा है, अनेक लोग घायल पड़े हैं, 60 लोग घायल हैं सर, 60 लोग घायल हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान कर दिया गया, किसी का तो हुआ होगा सर। बिल्कुल, ये वो नुकसान करने वाले कौन है? मेरा एक छोटा सा सवाल है, मुझे उम्मीद है मेरे सवाल का जवाब आप मुकेश भाई को जरूर देंगे, देश सुनेगा। जी मैं दूंगा जवाब इसका, मैं जवाब देता हूं सर। इसके अंदर जो भी मरा है, जो भी घायल है, वो इसी भारत माता का सपूत है। मां के बच्चे 10 हो सकते हैं, लेकिन मां तो एक ही रहेगी।
और माँ कितनी तकलीफ में होगी, ये बात भी इन लोगों को सोचनी चाहिए। और जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनको अपनी जिम्मेदारी समझ के आगे बढ़ना चाहिए। शांति बनाए रखना हमारा पहला धर्म है और देश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है भाईचारा। भाईचारा बचेगा तो समाज बचेगा, समाज बचेगा तो फिर देश को कोई खतरा नहीं है। सत्ताधारियों को खतरा हो सकता है और किसी को कोई खतरा नहीं। शांति बनी रहेगी, देश और प्रदेश सुख समृद्धि की ओर बढ़ेगा। शांति बनी रहनी आप चाहिए। दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं, इंसानियत आप दोनों में कूट कूट कर भरी है। और आप भी दुआ कीजिए और जहाँ जहाँ पे आपकी चलती है वहाँ पर फ़ोन के माध्यम से या वहाँ पे पहुँचकर कहिए कि शांति बनाए रखें। आप दोनों सूर्य समाचार के साथ जुड़े, अपने विचार हमारे साथ साझा किए, हम तहे दिल से आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं और लगातार आपसे फिर भी इस विषय पर, दूसरे विषय पर बातचीत करते रहेंगे। अब ये जो पूरी की पूरी हिंसा हुई है, इस हिंसा को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी या जो हालात हैं उनको किस तरीके से काबू में लाया जाए, इसकी जिम्मेदारी लगातार पुलिस बल है या दूसरी चीज़ें, ये सारी जिम्मेदारी रहती है गृह मंत्री की। और हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज साहब। अनिल विज साहब इस पूरी घटना को लेकर काफ़ी संजीदा हैं और इस घटना के बाद वो क्या क्या कदम उठा रहे हैं, उनके बयान तो काफ़ी तल्ख नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब आगे की प्लानिंग क्या है कि ये घटना दोबारा ना दोहराई जाए, ये घटना हरियाणा या देश के दूसरे हिस्सों में ना फैलें। तो क्या कह रहे हैं अनिल विज साहब, सुनिए। इन तस्वीरों को जरा देखिए। कल तक ये गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थी, लोग अपने अपने कामों पर अपने इन वाहनों से जाया करते थे, लेकिन आज ये कबाड़ के ढेर में बदल गए हैं। ये सब हुआ ब्रज मंडल यात्रा में दो गुटों की झड़प के दौरान, जिसके बाद हिंसा इतनी भड़क गई कि उपद्रवियों ने रास्ते में आने वाली किसी चीज को नहीं छोड़ा। दंगाइयों ने गाड़ियों समेत सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। ऐसा नहीं है कि इस दौरान यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे, यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन हिंसा करने वालों ने पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ दिया था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस की गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। उपद्रवियों ने अस्पताल में भी तोड़फोड़ की है, यहाँ तक कि पत्रकारों की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया और उन पर हमला करने की कोशिश भी की। पत्रकारों ने कई किलोमीटर भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद इलाके में शांति स्थापित करने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लगाई। भारी पुलिस बल और केंद्रीय बलों को प्रभावित क्षेत्र में भेजा गया। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव से बात करके केंद्रीय बलों की 20 कंपनियां मंगवाई गई है और एयरफोर्स को भी स्टैंड बाय रखा गया है। नियंत्रण में है, वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशेंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहाँ पर भेज दी गई है। पहले जब कल हिंसा शुरू हुई तो नू के साथ लगते जिलों से, फरीदाबाद से, पलवल से, गुड़गांव से, झज्जर से, रेवाड़ी से अधिकारियों सहित हमने फोर्स वहाँ पर भेज दी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी वहाँ पर फोर्स भेज रहे हैं। मैंने यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से भी बात की थी और हमें 20 कंपनियां वहाँ से उन्होंने उपलब्ध करा दी। उनको डिप्लॉय करने के लिए अगर हमें कहीं से आवश्यकता पड़े और दूर के इलाके से उनको एयरलिफ्ट भी करना पड़े तो एयरफोर्स को भी स्टैंड बाई रहने के लिए कह दिया गया है कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम। अब वहाँ पर कुछ कंपनियां पहुँच गई हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। तस्वीरों से साफ है कि किस तरह से उपद्रवियों ने इलाके में उत्पात मचाया है। फिलहाल सरकार ने पर्याप्त सुरक्षा बलों को यहाँ भेजा है, जिससे इलाके में शांति कायम करने की कोशिशें की जा रही है। सूर्य समाचार के लिए नूह से अनिल मोहनिया और अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि गृह मंत्री हों या सरकार के सीपा सलाहकार, इस पूरी घटना में पूरे तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं, पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। नूह की हिंसा में दोषियों की पहचान की जा रही है
और प्रदेश के तमाम मंत्री और नेता लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। नूंह में हिंसा और दंगा भड़काने की ऐसी साजिश रची गई जिसने हरियाणा के चैन व अमन को दागदार कर दिया। नूंह में हुई बवाल के बाद हरियाणा अलर्ट पर है। नूंह से सटे तमाम जिलों में जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। नूंह से लेकर चंडीगढ़ तक प्रशासन से लेकर सरकार पूरी तरह से संजीदा नजर आ रही है। नूंह में हिंसा कैसे भड़की इसकी जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरह से ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव हुआ उससे तो यही कयास लगाया जा रहा है कि इसकी प्लानिंग पहले से तय थी। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना नूंह के अंदर जिस प्रकार से हुई है, मुझे तो इसमें एक षड्यंत्र की बू नजर आती है। जिस प्रकार से एक धार्मिक यात्रा के ऊपर सुनियोजित ढंग से पत्थरबाजी छतों से की गई पहले, और फिर उसके पश्चात गोलियां दागी गई, जो गाड़ियां हैं उनको जलाया गया, ये एकदम अचानक घटना होने वाली बात नहीं नज़र नहीं आती। मैं समझता हूं कि कुछ षड्यंत्रकारी ताकतें जो हरियाणा प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहती हैं, हरियाणा में अशांति पैदा करना चाहती हैं, हरियाणा के प्रदेश का भाईचारा खत्म करना चाहती हैं, हरियाणा प्रदेश का सौहार्द खत्म करना चाहती हैं, ये ऐसी फोर्सेस का कृत्य है जो उन्होंने किया है। सरकार के सिपह सालार नूंह और आसपास के जिलों पर निगरानी रखे हुए हैं। प्रशासन से पल पल की रिपोर्ट ली जा रही है। साथ ही लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि वो शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। नूंह और उसके आसपास के जिलों के अंदर रहने वाले सभी भाइयों से अपील करूंगा कि आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द बना रहे। किसी भी प्रकार से जो असामाजिक तत्व हैं उनके चंगुल में ना फंसें और आपस में मिलजुल करके इस समस्या का समाधान करें। देखो, सबसे पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और मैं मेवात के सभी लोगों से अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखें, समाज में भाईचारा बना के रखें और इस तरह की घटना ना घटे, इस पर ध्यान दिया जाए। वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी लोगों से शांति बनाए रखने और भाईचारा कायम रखने की अपील की है। देखिए, जो कल नूंह में जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, क्योंकि मेवात में तो कभी इस किस्म की बात 47 में भी नहीं हुई। कभी मेवात के एरिए में कभी आपस में कोई वो नहीं हुआ। कल जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर प्रदेश की सरकार समय पर कदम उठाती, वहाँ होमगार्ड के कर रखे थे, जबकि ऐसी खबरें चल रही थी कि शायद कोई ऐसा हो जाए, तो पूरी तरह से सतर्कता नहीं बरती गई और उसमें जो है ये घटी है। अब मेरा यही अपील है सबसे, सारे लोगों से कि भाई शांति कायम करें और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए मदद करें। आपस में भाईचारा जो है कायम रखें। भाईचारा जैसे कायम मेवात में रहता है वैसा ही भाईचारा कायम रखें और ताकि शांति कायम हो सके। तो मालूम था कि इतनी बड़ी यात्रा निकल रही है, तब पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ क्यों नहीं लगाए? पहली बात तो इनको इस प्रकार की यात्रा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र से निकालनी नहीं चाहिए। अगर निकालनी है तो अपने एरिया में निकाल लें। अब हमारे जो है मुस्लिम भाई कल को यहाँ पर आकर जो है यात्रा निकालेंगे तो यहाँ भड़काव नहीं होगा क्या? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरी सभी हिंदू भाइयों से और मुस्लिम भाइयों से, मेरे भाइयों से ये विनती है कि आप इनके षड्यंत्र के जाल में ना फंसें। बहरहाल नूंह में तनाव को देखते हुए केंद्रीय फोर्स की भी तैनाती की गई है। साथ ही अफवाहें ना फैले इसके लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है और हालात को सामान्य बनाए रखने की कोशिश जारी है। सूर्या समाचार भी लोगों से लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।
तो आपने ज्ञानचंद गुप्ता जी को सुना, आपने बनवारी लाल जी को सुना, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सुना और अंत में आपने कैप्टन अजय यादव जी को सुना। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेपी दलाल साहब, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है दलाल साहब आपका एक बार फिर सूर्य समाचार में। आपने अगर लास्ट में सुना होगा तो कैप्टन अजय यादव को सुना होगा, बहुत अच्छी सलाह दे रहे थे कि एक ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और इस इलाके में तो इस तरीके की यात्रा निकालनी ही नहीं चाहिए। देखिए, वो उनके अपने विचार हो सकते हैं। हम देश को किसी इलाके में ये मुस्लिम बहुल, ये सिख बहुल या ये हिंदू बहुल या कि किसी भी जाति बहुल में नहीं बांट सकते। हर एक समाज को जो जहाँ भी कम रहते हों, ज़्यादा रहते हों, अपनी मान्यताएं, अपने त्यौहार मनाने का हक है। और इसमें असली मुद्दा ये है कि इसकी जांच करके उनको सज़ा दिलानी चाहिए कि ऐसे शरारती तत्व कौन थे जिन्होंने अच्छी तरह से प्लानिंग करके अव्यवस्था फैलाई और ये माहौल पैदा किया। तो ये जो जांच करके सज़ा दिलवाने का काम है, ये किसको सौंपा जाए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। क्योंकि सरकार तो राज्य में भी आप ही की है, केंद्र में भी आप ही की है, पुलिस भी आपके पास है, सीआईडी भी आपके पास है। नहीं, हमारी ये हमारी जो प्रशासन है उसने तुरंत कार्रवाई की है और एफआईआर लिख ली गई है। जो शरारती तत्व है उनको चिन्हित भी कर लिया गया है और मैं समझता हूं कि जो ऐसे तत्व हैं उनको कानूनी कार्रवाई करके उनको सजा निश्चित रूप से मिलेगी। जी, आप अधिकतर गुरुग्राम में और चंडीगढ़ में रहते हैं, जिसमें से अधिकांश टाइम आपका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और गुरुग्राम में कटता है। ये जो इलाका है नूह का, मेवात का, सोहाना का, गुरुग्राम का, इससे आप भली भांति परिचित हैं। तो इस वक्त इलाके के जो लोग हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, ना चाहने वाले हैं, वो आपको फ़ोन भी कर रहे होंगे, आपको हालात का जायज़ा भी बता रहे होंगे। तो इस वक्त कैसे हालात हैं और इन हालात को सामान्य बनाने के लिए सरकार की, पुलिस की, प्रशासन की, आपकी क्या कोशिशें हैं, उससे थोड़ा अवगत करवाएंगे हमें। देखिए, इस वक्त शांति बहाली सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है और प्रशासन ने गुड़गांव है या मेवात हो या सोहना हो, सब जगह केंद्रीय बल, हरियाणा पुलिस के अतिरिक्त बल ये तैनात कर दिए गए हैं। और अभी जो है छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके कोई ऐसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। और मैं ये समझता हूँ कि हम सब मिलजुल करके इस इलाके में रहते आए और जब पूरे देश में जातीय या धार्मिक घटनाएं हिंसा की हुई तब भी हमारा इलाका शांत रहता था। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अब ऐसी कौन से तत्व हमारे समाज में आ गए जिन्होंने ये घिनौनी हरकत करवाई है। ऐसे तत्वों की छटनी करके उनको सज़ा दिलवाना ये हमारे प्रशासन का काम है। निश्चित तौर पर ऐसे तत्वों को छटनी करके सज़ा दिलवाई जाएगी। ये जो चिंगारी थी, आग के भड़की शोला बन गई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपके पास क्या जानकारी है? और अब इस आग को बुझाने के लिए पुलिस प्रशासन क्या काम कर रही है, क्या इंस्ट्रक्शंस आप लोग दे रहे हैं सरकार की तरफ से? नहीं, जो लोकल प्रशासन है हमारे, उन्होंने दोनों पक्षों के लोगों को इकट्ठा किया है, पीस कमेटी की मीटिंग की है और उम्मीद है कि जो जितने भी समाज के समझदार आदमी हैं इस तरह की घटना की भर्त्सना करेंगे और अब आगे जो है इस तरह की घटनाएं ना हो इसकी तरफ भी वो सभी का आज के दिन, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी वर्ग का हो, पक्ष का हो, उनका फ़र्ज़ ये बनता है कि हमें सारी शांति बहाल करें और मिलजुल करके अपने प्रदेश की, अपने इलाके की तरक्की के लिए काम करें। क्या आपको ज़रा सा भी अंदेशा था कि ये यात्रा निकलेगी तो इस तरीके से
ये सब हो सकता है, हिंसा हो सकती है। कैप्टन अजय यादव जैसा अगर दिलो दिमाग इस पार्टी का होता कि उस जगह से तो यात्रा गुजरने ही नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाका है, और अगर शिव जी की यात्रा यहाँ से निकलेगी जल अभिषेक के लिए तो दंगा होगा। तो ऐसी सोच आप लोगों के दिमाग में नहीं आई, या ये सोच जो कैप्टन अजय यादव की है ये संकीर्ण सोच है? नहीं, देखिए उनकी सोच से मैं सहमति नहीं रखता। कोई भी इलाका हो, इस आज तक हमारे यहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं घटी हैं। अब गुड़गांव के अंदर भी दूसरे वर्ग का बहुमत है, वहाँ हमेशा जो हमारे एक धर्म के लोग त्यौहार मनाते हैं, हम इकट्ठे मिलजुल करके रहते हैं, कभी कोई घटना हुई नहीं, और इस तरह की घटनाएं होने की किसी को अंदेशा भी नहीं था। अब ये क्या इसके पीछे किसकी प्लानिंग थी, किसकी सोच थी, ये जांच में सब सामने आएगा, और जो कानूनी कार्रवाई करने वाली एजेंसियां हैं वो इस सब के सामने, पब्लिक के सामने लेके आएंगी। लेकिन हमें दुख है कि हमारे शांतिप्रिय प्रदेश के अंदर जो आग लगाने का काम किया है उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जी, अभी मेरे साथ एक कांग्रेस के विधायक जुड़े थे, गोगी जी। वो कह रहे थे ये जो सारा कार्यक्रम है ये आप लोग ही करवा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है, वोट पोलराइजेशन हो जाती है इससे। देखिए, हमारे प्रत्येक हरियाणा का भाई, चाहे वो किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी वर्ग का, किसी क्षेत्र का हो, हर एक आदमी हरियाणवी है। हर हरियाणवी के लिए हम काम करते हैं, और इस तरह के बयानबाजी देने वालों की ओछी मानसिकता है, उनको इस तरह के बयान देने से परहेज करना चाहिए। हमारी हरियाणा की सरकार और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक हरियाणा वासी को बराबर का शहरी समझ करके, बराबर का हक दे करके सब चीज़ें साथ लेके चलने का हम काम कर रहे हैं। जी, आप दलाल साहब बने रहिए हमारे साथ। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद उस रिपोर्ट को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। नूह में जो ये हिंसा भड़की है, इसमें अभी तक कुछ 5 लोगों की मौत हो चुकी है, और इनमें से जो 5 में से 2 लोग हैं वो होमगार्ड के जवान हैं। इनके परिजनों को सरकार ने आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। एक जवान के परिजनों को 57 लाख रुपए दिए जाएंगे। सोमवार को नूह में हुई हिंसा के बाद पानीपत पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। पानीपत पुलिस ने जिले के मंदिरों और मस्जिदों में सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही पुलिस की इंटेलिजेंस विंग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस ने असामाजिक तत्वों के साथ हर प्रकार से सख्ती से निपटने की तैयारी कर रखी है, और लगातार आम लोगों से अपील भी कर रही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई अफवाह पर ध्यान न दें। वहीं पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को भी चेतावनी दी है कि किसी भी उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल पानीपत जिले में शांत माहौल है। थोड़ी सी अप्रिय घटना के बारे में खबर मिली है, और इस खबर के बाद पानीपत पुलिस भी अपने तौर पे अलर्ट पे है। हमने सफिशिएंट फोर्स अलग अलग जगह पे डिप्लॉय कर रखा है, और पुलिस भी कंटिन्यूसली मूवमेंट पे ही है। लेकिन पानीपत जो है शहर काफ़ी ही रिच है इस डाइवर्सिटी के मामले में, और यहाँ पे शांति और अमन की व्यवस्था हमेशा कायम रहती है। तो मैं आम जनता से भी अपील करूँगा कि किसी भी तरह की अफवाह या उसमें ना इन्वॉल्व हो, और किसी भी तरह के शरारती तत्वों के साथ एसोसिएट ना हो। आपके सहयोग से और आपके मदद से हम जो है पानीपत को इसी तरह से मेंटेन करके रख सकते हैं, शांतिप्रिय तरीके से। सर, सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी इस तरह की झूठी अफवाहें भी होती है, तो उस तरफ जो है आम लोगों से क्या अपील करेंगे? जी बिल्कुल, इसके लिए मैं बहुत ही एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देना चाहता हूँ लोगों को कि किसी भी तरह के सोशल मीडिया ग्रुप में और किसी भी तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इस पे किसी भी तरह की हेट स्पीच या हेट्रेड फैलाने की कोशिश ना करें। आपको बता दें कि नूह में 31 जुलाई यानी सोमवार को हिंदू संगठनों द्वारा निकाली जा रही ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में पानीपत के भी एक युवक की मौत हो गई थी।
25 वर्षीय मृतक अभिषेक पानीपत के नूरवाला का रहने वाला था। इस हिंसा में पानीपत से गए 100 लोगों का जत्था भी फंस गया। आपको बता दें कि अब तक नूह हिंसा में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 2 होमगार्ड और 3 आम नागरिक हैं। फतेहाबाद जिले के इस परिवार को देखिए, इस घर का इकलौता चिराग बुझ गया। नूह हिंसा ने इन माँ बाप के इकलौते चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया। इतना ही नहीं, 2 बच्चों के सर से पिता का साया छिन गया तो पत्नी का सुहाग उजाड़ दिया। दरअसल हिंसा में मृत होमगार्ड जवान गुरसेवक सिंह फतेहाबाद के टोहना खंड के गांव फतेहपुरी के रहने वाले थे, जिनकी उपद्रवियों ने हत्या कर दी। 32 वर्षीय गुरसेवक सिंह 10 साल पहले होमगार्ड में लगे थे, जो फतेहाबाद जिले में ही तैनात थे, लेकिन 7 जुलाई को ही उन्हें अस्थायी रूप से गुरुग्राम में तैनात किया गया था। खेड़की दौला थाने में गुरसेवक सिंह की पोस्टिंग हुई थी। हिंसा के दिन वो पुलिस टीम के साथ गुरुग्राम से मेवात जा रहे थे। रास्ते में ही उपद्रवियों ने गाड़ी पर पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। मेरा पुत कला कमाना थी जी, ओदा डैडी था टैक हो गया थी जो छले बैरे ने मेरे पुत नु ढीक दिया भी मेरे घर आके हरा लियाऊगा। आए तन थैले पीने दे भी करके तर गया। आए मेरे पुत दे छोटे छोटे बच्चे ने, आए मैं काते लगांगे। आए मेरी जी 2 ने, एक मुंडा जी एक गुड़िया है जी, एक 5 साल का, एक 6 साल का जी। मेरे तो बच्चे 8 साल पिछों देखे थे जी। कला जवाक थी जी, मैं 8 साल पिछों वो देखे थे जी। मैं बहुत खूटोबे होके पोते देखा थी, ना पोता ना पोती। कदों नौकरी लग गया जी पुत जी, नौकरी हो गया उनके 4-5 साल जी। मैनू मेरे पुत का आई नहीं पता थी, मेरा पुत है मान जूगा। आपको बता दें कि इस घटना में 2 होमगार्ड जवानों की जान चली गई, जिनमें से एक गुरसेवक थे। सरकार ने हिंसा में शहीद हुए 2 जवानों के लिए सहायता राशि का ऐलान किया है। सरकार की इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत 50 लाख की मदद दी जाएगी। पुलिस वेलफेयर फंड से भी 2 लाख रुपए मिलेंगे। हरियाणा सरकार की ओर से 5 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। कुल 57 लाख की सरकार की ओर से मदद दी जाएगी। सरकार हर प्रकार से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है और पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है। नूह के आसपास के जिलों के साथ ही पूरे प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। सूर्य समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, रोती बिलखती माँ, और जिस तरीके से इनका जो बेटा शहीद हुआ है, इसकी भरपाई किसी भी अमाउंट से नहीं की जा सकती, चाहे वो 57 लाख हो या 57 करोड़ हो। लेकिन सरकार ने ये घोषणा की है और हम इनकी आत्मा को शांति मिले और इस शहीद को हम प्रणाम करते हैं। वापस लौटते हैं कैबिनेट मिनिस्टर जेपी दलाल साहब के पास। दलाल साहब, ये जो दृश्य थे, ये मैंने जान के अपनी बातचीत के बीच में चलाई है जो रिपोर्ट है, ताकि जो इसकी संजीदगी है, जो संवेदना है, इसको हम दोनों साथ में बैठ के थोड़ा समझ सकें, इसको फील कर सकें। तो ये रिपोर्ट देखने के बाद क्या कहता है मन, कहाँ चूक हुई? देखिए, चिंता की बात ये है कि हमारे जो सुरक्षा बल हैं, होमगार्ड के या पुलिस के, जो गुड़गांव से जा रहे थे, जो शांति बहाली के लिए गए थे, उनको भी मार दिया गया जी। तो ये एक गंभीर मामला है और इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के, हथियारों से लैस होकर के, कोई प्री प्लान्ड के, ये आकस्मिक घटना नहीं हो सकती। ये प्री प्लान्ड तैयारी करके जो हमला किया गया है, ये भी एक चिंता का विषय है कि इस इलाके के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से लोग भाईचारे में रहते थे। पहले इस तरह की घटनाएं कभी नहीं होती थी, कोई ऐसा विषय भी नहीं था, कोई सामाजिक सौहार्द बना हुआ था, कोई हमारे हरियाणा में तनाव भी नहीं था। एकाएक इस तरह की घटना करना बड़ा गंभीर विषय है और इसके अंदर कोई गहरी साजिश है। और तो सर, अगर ये साजिश है, सर अगर ये साजिश है, दलाल साहब, मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ, ये साजिश है,
इस हिंसा को करने के लिए प्री प्लान साजिश की गई, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। लेकिन हम कह रहे हैं ना, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपकी है, सीआईडी आपकी है, सारा कुछ तो आपके पास है। तो ये साजिश कामयाब कैसे हो गई, वो भी हरियाणा जैसे शांत ज़िला में? ये कश्मीर भी नहीं है जहाँ पे कोई पत्थरबाजी की आदत पड़ी हो। ये तो फर्स्ट टाइम है जब कह रहे हैं कि मेवात में इस तरीके की घटना हुई है। अदरवाइज़ मेवात को मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है, लेकिन कभी इस तरीके की घटना ज़्यादा हमें सुनने को देखने को नहीं मिली। तो ये साजिश कामयाब हो गई। ये जो साजिश कामयाब हुई, इसमें नाकामयाबी किसकी मानी जाए? देखिए, मैं मानता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे यहाँ प्रदेश में कोई धरने, कोई प्रदर्शन, छोटा मोटा कोई आंदोलन, कोई अपना कोई विशेष वर्ग करके अपनी बात को रखते रहते थे, विरोध प्रकट भी करते रहते थे। लेकिन ये कभी नहीं होता कि इतनी बड़ी तैयारी करके और इस तरह से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जाए, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला करने की कोशिश करें और जो रोकने वाली थी पुलिस बल है उन्हीं के ऊपर हमला कर दे। ये चिंता का विषय है और मैं समझता हूँ कि इसमें सारी जांच के बाद ये तथ्य सामने आएंगे। और ये भी चीज़ सही मानता हूँ कि अगर कहीं कोई प्रशासन से चूक हुई है तो वो भी सामने आएगी। जी, चलिए, इसमें प्रशासन में भी जो जिम्मेदार हों, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार उसमें कार्रवाई करेगी। आप सूर्य समाचार के साथ जुड़े, हमारे तीखे सवालात का आपने जवाब दिया, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं दलाल साहब। ये थे हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब। हमारे खट्टे मीठे कड़वे सवालों का इन्होंने जवाब दिया। हालांकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब देना भी मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस की है, प्रशासन की है। करण चौटाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनेलो के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है चौटाला साहब आपका बिग न्यूज़ बिग शो में। नमस्कार जी, धन्यवाद। चौटाला साहब, ये जो कल से हम घटनाक्रम देख रहे हैं, इस घटनाक्रम को तो आप एक युवा नेता हैं, छात्र नेता हैं और अब सक्रिय राजनीति में शामिल होने वाले हैं। आने वाले समय में आप विधानसभा में भी अपनी दस्तक देंगे। तो कैसे आप देखते हैं इसको और इसमें क्या किया जा सकता था जो नहीं हुआ? जी, सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना है और अगर मैं मानता हूं इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसी की बनती थी तो वो प्रशासन की थी, सरकार की थी। और इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो उसकी सबसे पहले जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। इस सरकार ने, ये पहली बार नहीं हो रहा, बीजेपी के समय में जब से ये सरकार बनी है, सेंटर में भी और हरियाणा प्रदेश में भी कई बार इस तरह की घटनाएं हुई जहां माहौल खराब हुआ, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और लापरवाही किसी और की नहीं थी, सरकार में बैठे लोगों की थी। इन्हीं के लोग हैं जो इनके हाथों में खेलते हैं, जो इस तरह की घटना के बीच में शामिल होते हैं। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। आज आपके टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता है कि ये कैसे हुआ है, कौन लोग इन्वॉल्व थे, मेवात जिला ही क्यों चुना गया इस यात्रा को निकालने के लिए। हरियाणा प्रदेश बहुत बड़ा है। देखिए चौटाला साहब, ये जो आप बात बोल रहे हैं, मैं आपसे सहमति व्यक्त करूं, मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा। इसका वजह ये है कि ये जो यात्रा निकाल रहे थे, वहाँ पर शिव जी के मंदिर जा रहे थे, ये उस समुदाय के लोग हैं जो कहते हैं कि हम सरकार के नज़दीक हैं। सरकार इस समुदाय के लोगों के लिए विशेष सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। तो फिर ये जो सरकार है या जो सरकार के लोग हैं, ये अपने ही लोगों पर क्यों हमला करवाएंगे, क्यों उनकी गाड़ियां जलवाएंगे, क्यों इस घटना में 5 लोग शहीद हो गए? तो इससे तो कोई इनका पॉजिटिव मैसेज तो नहीं जा रहा ना, ये तो नेगेटिव मैसेज ही जा रहा है कि सरकार को जो चाहने वाला समुदाय है वही पिट गया, वही 5 लोगों की उनकी हत्या कर दी गई, शहीद कर दिया गया 2 जवानों को। तो ये वाला लॉजिक थोड़ा सा अगर आप समझा सकें तो मुझे समझाइए, क्योंकि जो आप कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा जो राजनीतिक एंगल है वो मेरे को नज़र आ रहा है कि बात चाहे जो भी हो, क्योंकि हम विपक्ष में हैं तो सरकार को दोषी ठहराना है। सीधा सीधा दिखता है जी, 2 समुदाय के लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई।
3 महीने तक मणिपुर जल रहा था। कोई बीजेपी की तरफ से वहां गया, किसी ने कोई बयानबाजी करी। हरियाणा के अंदर पहले भी जाट नॉन जाट को लड़ाया गया है, उसमें भी सरकार के लोग शामिल थे कि नहीं थे? देखिए, मणिपुर की आप बात कर रहे हैं, मैं कोई सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, ना भाजपा का प्रवक्ता हूं। तो मणिपुर में अगर आप कहें तो अमित शाह वहां पे गए थे, होम मिनिस्टर हैं, लेकिन इसको मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। और जहां तक आप जाट आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो जाट आंदोलन में जो जाट समुदाय और जो नॉन जाट समुदाय है, ये आमने सामने खड़ा हुआ दोनों तरफ से ही। चाहे आप के पिताजी हों अभय सिंह चौटाला, उनका भी बयान आता था कि मैं पहले जाट हूँ फिर नेता हूँ। चाहे कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, वो भी कहते थे मैं पहले जाट हूँ फिर मुख्यमंत्री हूँ। तो ये तो दोनों तरफ से है। मतलब अगर आप एक जज की भूमिका में बैठें या एक ईमानदार पत्रकार के तौर पे बात करें, तो ये चीज़ें तो दोनों तरफ से हो रही हैं। बिल्कुल कहा कि हम समाज के साथ हैं, हमने ये नहीं कहा कि हम जाट के साथ खड़े हैं। हमने कहा हम समाज के साथ है, हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई हिंसा हो, क्योंकि हमारा बहुत शांति प्रिय प्रदेश रहा है हमेशा से। हमारे प्रदेश में ये जहर कभी नहीं घोला गया जाट नॉन जाट का, कभी इस तरह की हिंसा नहीं हुई थी, कभी लड़ाइयाँ नहीं हुई थी, कभी कोई आदमी मरे नहीं थे। देखिए, मैंने बिल्कुल साफ गोई से कहा ना, मैंने बिल्कुल साफ गोई से कहा, मैंने बिल्कुल साफ गोई से कहा करण भाई, मैंने कहा ये वाला जो बयान है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी दिया था, आपके आदरणीय पिताश्री ने भी दिया था कि हम पहले जाट हैं फिर नेता हैं। और जो 36 बिरादरी की बात है, सर्वधर्म की बात है, तो हिंदुस्तान की तो यही वाली खासियत है। लेकिन जब वोट बैंक की बात आती है या दूसरी चीज़ें आती हैं, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इस वक्त आप भूल जाइए कि आप किसी पार्टी के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर है या उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये दोष तो हमारे अंदर इनबिल्ट फॉल्ट हो गया ना सभी पार्टीज के अंदर। जी, आप मुझे एक बयान हमारे पार्टी के किसी व्यक्ति का बताएं, हमने जहां पर वोट लेने के लिए कहा है कि भाई सिर्फ जाट हमें वोट देगा, बाकी 35 हमें वोट नहीं देंगे। हमने किस दिन ये बात कही है? हमारे किसी एक प्रवक्ता ने कही है? तो आप हमें बताएं। तो हम जो आपको बोल रहे हैं, ये वाली बात आती है ना कि मैं पहले ये हूँ, मैं मतलब ये कहूँ कि मैं फलानी जाति का हूँ, आप कहो कि मैं फलाना हूँ। एक दूसरे को हम इन्फीरियर दिखाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए अक्सर ये बातें करते हैं। और यही जो बात है, यही वोट बैंक में तब्दील होती है। आप भी जानते हैं, जो जातीय जनगणना है, धर्म के आधार पर वोट हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये इनेलो ये वाला काम करती है, या ये काम कांग्रेस करती है, या ये काम बीजेपी करती है, या टीएमसी करती है। ये सभी पार्टियाँ यही काम कर रही हैं, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारे देश को जितनी तरक्की अभी तक कर लेनी चाहिए थी, उससे हम काफ़ी पीछे हैं। बिल्कुल है, क्योंकि इस प्रकार की राजनीति ना तो हमारे परिवार ने करी। अभय सिंह जी ने तो किसानों के मामले में भी कहा था कि मैं किसान हूँ, बाद में मैं नेता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है वो व्यापारियों के खिलाफ, वो दुकानदार के खिलाफ है। वो ये थोड़ी बोल रहे हैं कि जाकर के लड़ो तुम उनके साथ। जी, ये बात तो हमने कहीं नहीं कही ना। आपका एक अच्छा खासा छात्र संगठन है। क्या आपका जो छात्र संगठन है और जो आपके इनेलो के कार्यकर्ता हैं, क्या आप तैयारी कर रहे हैं उनको नूह में भेजें, और ये जो आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा इस वक्त नूह में, सोहाना में, गुरुग्राम में या और दूसरी जगहों से भी काफ़ी जगह से खबरें आ रही हैं, वहाँ पे बिगड़ा हुआ है, तो उनको समझाएं बुझाएं। इससे ना केवल शांति बहाली होगी, बल्कि आपकी पार्टी का जो बेस है वो भी मजबूत होगा। सिर्फ छात्र संघ कोई नहीं, हमारी यात्रा की शुरुआत वहां से हुई थी। हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगा रखी है कि जहां कहीं भी जरूरत पड़े लोगों की जाकर के मदद करो, लोगों को शांत करो, किसी भी तरह इस चीज को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। उसके लिए क्या कदम हमारी तरफ से और उनको मदद चाहिए, हम उसके लिए उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए तैयार हैं। जी, अभी जो स्क्रीन पर मैं विजुअल देख पा रहा हूं चौटाला साहब, हम दोनों के बीच में, ये ऐसा लग रहा है कि ये मेवात के विजुअल नहीं है। ये सीरिया में जब लड़ाई चल रही थी तो वहां से ऐसे विजुअल देखने को मिलते थे। घबराहट होती है ऐसे विजुअल्स को देख के? बिल्कुल होती है जी, क्योंकि आज तक कभी ऐसी चीज हुई नहीं। आज क्यों हो रही है, इसका कारण सरकार को जरूर लोगों के सामने लाना चाहिए। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी की हिम्मत ना हो इस चीज को, ऐसी चीजें करने की। चलिए, हमारी इस चीज को बढ़ावा देने की हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप हरियाणा के एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जो हरियाणा की राजनीति में बहुत दबदबा रखता है, चाहे वो इनेलो पार्टी के लोग हों या जेजेपी के हों या इंडिपेंडेंट तौर पे मंत्री हों। एक ऐसा परिवार जो हरियाणा में अपनी
से रखता है, अपनी जो वो बात कहते हैं लोग सुनते हैं। तो गुजारिश करेंगे आपके पूरे परिवार से, चाहे वो किसी भी पार्टी में इस वक्त हो, कि हरियाणा में जो इस वक्त हिंसा हो रही है इसको रुकवाने में अपनी पुरजोर कोशिश लगाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। करण चौटाला, युवा नेता इनेलो के, कह रहे हैं कि हम पूरे तरीके से सक्रिय हैं कि इस आग को बुझाने के लिए जो भी हमसे पॉसिबल हो पाएगा वो हम करेंगे। लेकिन ये जो आग है अभी बुझी नहीं है, ये जो चिंगारी है ये अभी सुलगी हुई है। और इस वक्त नूह में क्या हालात हैं, किस तरीके से वहाँ पर अभी लोग अपना जीवन यापन पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता नीरज अंबावता ने। नूह में दो समुदायों के बीच हिंसा के बाद अभी भी लगातार धुआं निकल रहा है और मैं फिलहाल सोहना में हूं। सोहना की अगर हम बात करें तो ये गाड़ियां हैं जिनको कल उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। न केवल सोहना बल्कि पूरे मेवात की बात करें तो लगातार इसी तरह का धुआं और गुब्बार देखने को मिला था। और ये फिलहाल सोहना का अगर हम बात करें तो अंबेडकर चौक है और पूरे अंबेडकर चौक की तमाम दुकानों को आग के हवाले करने की कोशिश की गई थी, या फिर ये कहें कि पूरी तमाम दुकानों को जला दिया गया तो गलत नहीं होगा। फिर आनन फानन में भारी पुलिस बल को यहाँ बुलाया गया था। नूह की अगर हम बात करें तो तमाम फोर्सेस को यहाँ तैनात किया गया था। आसपास के जिलों से भी पुलिस को जो है बुलाई थी। अब हालांकि पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कमान संभाल ली है और हालातों को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ इस पूरे मामले में बात करें तो तमाम दोनों पक्षों को बुलाने के बाद डीसी जो है लगातार कोशिश और कवायद कर रहे हैं कि किसी तरह से हालात सामान्य हो जाए। धारा 144 आसपास के जिलों में भी लगा दी गई है। तमाम स्कूलों को आज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन पूरी तरह से सन्नाटा जो है वो सोहना इलाके के साथ साथ नूह और नूह के आसपास लगते हुए तमाम इलाकों में बना हुआ है। और ये तमाम वो नज़ारा है जो कल उपद्रवियों ने जमकर इसको इस तरह से आग के हवाले किया था। अगर हम कहें कि पूरे सोहना के साथ साथ नूह को आग में तब्दील कर दिया था और इस तरह से भयानक तस्वीर थी कि जो कोई इसको देख ले वो कहीं ना कहीं डर जाए। और लगातार जो ये दुकानें, हालांकि इनमें अभी भी रुक कर जो है धुआं निकल रहा है और कोशिश लगातार फायर विभाग की भी यही है कि तमाम फायर कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है, पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। कोशिश तमाम तरह से प्रशासन की यही है कि किसी तरह से इस पूरे उपद्रव को कंट्रोल किया जाए और आगे हालात ना बिगड़े। इसको लेकर गुरुग्राम की अगर हम बात करें और खास तौर पर सोहना की जहां की ये तस्वीरें हैं, यहाँ भी गुरुग्राम के डीसी ने जो है दोनों पक्षों को बुलाया है और जो है शांति बहाल करने की अपील लगातार की जा रही है। सड़कों पर इसी तरह से वाहन, चाहे मोटरसाइकिल की बात करें, गाड़ियों की बात करें, दुकानों की बात करें, मकानों की बात करें, तमाम चीज़ों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। लेकिन अब हालात लगातार जो है सामान्य होते जा रहे हैं। कोशिश यही है प्रशासन की कि किसी तरह से इन तमाम हालातों को कंट्रोल में किया जाए और इसी को लेकर पुलिस से लेकर तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी उतारने की कोशिश और कवायद शुरू हो गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक नूह के साथ साथ आसपास के जिलों के हालात सामान्य हो पाते हैं। नूह में एक शोभा यात्रा के दौरान किस तरह से दंगा हुआ और किस तरह से पूरे नूह को आग के हवाले कर दिया, इसकी एक तस्वीर और है। फिलहाल मैं नूह के साइबर थाने के बिल्कुल बाहर हूँ और यहाँ वो तमाम गाड़ियाँ खड़ी हुई है जो पुलिस कर्मियों की थी और अचानक से उपद्रवी आते हैं, न केवल सड़क पर खड़े वाहनों में आगजनी करते हैं बल्कि थाने के अंदर भी तोड़फोड़ करते हैं। और फिलहाल ये गाड़ियां हैं जो कि साइबर थाने के बिल्कुल बाहर खड़ी हुई थी, पुलिस कर्मियों की गाड़ी थी, उनको भी आग के हवाले कर दिया। पूरी तरह से साइबर थाने पर जमकर पथराव जो है वो उपद्रवियों ने किया था। और उसके अलावा जो थाने के अंदर गाड़ियां खड़ी हुई थी उनमें भी जमकर तोड़फोड़ की थी। हालांकि यहाँ पुलिसकर्मी सबसे ज़्यादा घायल हुए थे और उन घायलों में से कुछ पुलिसकर्मी गुरुग्राम से भी आए हुए थे ताकि नूह के हालातों को कंट्रोल किया जाए और उनका इलाज फिलहाल गुरुग्राम के मैदानता हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन इस साइबर थाने की अगर हम बात करें तो किस कदर इस थाने पर पथराव हुआ है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे थाने में जो है पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं और लगातार उपद्रवियों ने न केवल आम लोगों के साथ मारपीट की, उनके वाहनों को जलाया, बल्कि पुलिस प्रशासन का भी किस कदर नुकसान किया है। थाने को नहीं बख्शा गया, पुलिस कर्मियों के वाहनों को नहीं बख्शा गया, यानी इस कदर उपद्रव हुआ कि जो कुछ सामने आया, जो भी आया, किसी भी तरह से चाहे वो पत्रकार हो, पुलिसकर्मी हो, तमाम चीज़ों को तोड़ा गया और ये
बस है, देखिए किस कदर इस बस को इस थाने में घुसाने की कोशिश की गई और थाने की दीवार को भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने और जमकर इस बस में भी हालांकि तोड़फोड़ की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसी तरह से उपद्रवियों को यहां से जो है खदेड़ा और उसके बाद हालातों को सामान्य किया गया। लेकिन अभी भी पूरे मेवात की अगर हम बात करें तो कर्फ्यू लगा हुआ है, धारा 144 लगी हुई है और कोशिश कवायद प्रशासन की यही है कि जल्द से जल्द नूह के हालात सामान्य हो जाए। नूह के खराब है और इन्हीं हालातों पर कंट्रोल पाने के लिए तमाम जिलों से पुलिस फोर्स को यहाँ बुलाया गया है। साथ ही साथ अर्धसैनिक बलों की 1 दर्जन से ज्यादा टुकड़ियां भी जो है नूह के अलग अलग इलाकों में तैनात की गई है, ताकि अगर हालात बिगड़ते हैं तो उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। और नूह के अलग अलग इलाकों में लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ तमाम जो जिलों से पुलिस आई है वो लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है, क्योंकि नूह में धारा 144 लगा दी गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और हालातों को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से लगातार आग का तांडव कल नूह की तमाम इलाके में देखने को मिला था और न केवल नूह बल्कि आसपास के जिलों में भी ये आग की लपटें देखने को मिली थी और इसी का नतीजा ये रहा कि लगातार जो है अर्धसैनिक बलों के साथ साथ तमाम जिलों से जो है वो पुलिस को बुलाना पड़ा है और लगातार यहाँ जो है कहे कि हजारों की संख्या में पुलिस के जवान हैं, लगातार अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि वो लोग अपने अपने घरों में रुक रहे हैं, क्योंकि धारा 144 पूरे जिले में लागू है और न केवल नूह में धारा 144 है बल्कि फरीदाबाद, गुरुग्राम और पलवल के अलावा रेवाड़ी में भी धारा 144 लगा दी गई है और अब नूह में कर्फ्यू जैसे हालात पूरे नूह में है और तमाम जो फोर्सेज यहाँ पहुंची हैं उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से नूह के हालातों को सामान्य किया जाए। नीरज अंबावता, सूर्या समाचार, नूह। नीरज अंबावता नूह के अलग अलग इलाकों से अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे थे कि इस वक्त हालात वहां पर कैसे बने हुए हैं। इसी बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का एक बयान सामने आया है। वो इस नूह की घटना को लेकर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। के और गुड़गांव के प्रेमिसेस में जो कल अलग अलग समय पर वारदातें हुई वो सारी कंट्रोल में है और वहाँ पर जो परिस्थिति बनाने वाले लोग थे, जो माहौल जैसे ख़राब हुआ, उनको अधिकतम को अरेस्ट कर लिया गया है। 2 हमारे होमगार्ड के जवान इस दौरान शहीद हुए हैं और 3 कैजुअल्टी सिविलियन की हुई है। लगभग 60 के आसपास लोग अभी लोकल हॉस्पिटल्स में एडमिटेड है। पैरामिलिट्री डिप्लॉयड कर दी गई है और जो सिक्योरिटी एहतियातन हमें करनी चाहिए उसको पूरा टाइट कर दिया गया है, क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई है। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बनाकर रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर करने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। क्या प्री प्लान के भी कोई इनपुट मिल रहे हैं कि ऐसा प्री प्लान था इस तरह का? देखिए, इनपुट्स अलग अलग तरीके के आए हैं। वहाँ पर नरेंद्र बिजारनिया जो एसपी भिवानी थे, उनको डिप्लॉय कर दिया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है हर पहलू को और जैसे ही उसका निष्कर्ष आएगा वो भी आपके सामने तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बता रहे थे कि अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग इनपुट मिल रहे हैं और उन इनपुट्स के आधार पर जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और प्रदेश में खासतौर से नूह के इलाके में, बाकी जो इसके साथ लगते ज़िले हैं, इनमें शांति कायम करने के लिए और हरियाणा के या देश के दूसरे हिस्सों में यह आग ना भड़के, इसके लिए सरकार प्रशासन पूरे तरीके से सजग है, सक्रिय है और पूरी कोशिश है कि इस आग को जल्द से जल्द बुझा दिया जाएगा और शांति की राह पर देश और प्रदेश लौटेगा। फिलहाल बिग न्यूज़ बिग शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज़ बिग शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।